Hello bachcho, let's see the question. Match the column 1 with column 2. In column 1 it is given as V equals C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. V equals del U equals 1 by 2 C1 C2 divided by C1 plus C2 V1 minus V2 का whole square. C is given as V minus V1 divided by C2 equals V2 minus V1 divided by C1. And D total energy is given as 1 upon 2 C1 V minus V1 का whole square plus 1 upon 2 C2 V2 minus V का whole square. Here in column 2 we have given different arrangement of the C1 and C2 along with the potential. And साथ में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं. So to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as capacitance of a capacitor which is given as Q equals C into V. सीरीज में हमारे पास यहाँ पे जब भी हम कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो चार्ज होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे सेम रहती है, और पैरेलल के केस में हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस दी कैपेसिटर वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल रहता है. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान देनी है, जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज गिवन एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. दो ही कैपेसिटर है तो सिंपल हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. और पैरेलल के केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 के बराबर होता है. साथ में हम यहाँ पे बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज हाफ C इंटू वी स्क्वायर. क्वेश्चन को अगर हम रीड करें यहाँ पे तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 गिवन है. एक तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है. तो जितने भी हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट सर्किट को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 सीरीज में कनेक्ट है. तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज में कनेक्ट है, और अगर हम इनको सीरीज में कनेक्शन देखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वो हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा. यानी अगर मैं यहाँ पे चार्ज मानूं Q और यहाँ पे चार्ज मानूं Q डैश तो दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम होगी. Q विल बी इक्वल टू Q डैश, और Q की वैल्यू होती है C इंटू V के बराबर. जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है यहाँ पे दैट विल बी गिवन एज V1 माइनस V इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C1 के बराबर, और Q डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V माइनस V2 इक्वल्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे C2 के साथ. एक तो हमें ये कंडीशन देखनी है, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा C1 V1 माइनस C1 इंटू V इक्वल्स C2 इंटू V माइनस C2 V2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो C2 इंटू V है दैट विल बी एडेड टू दी C1 इंटू V के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें C1 V1 प्लस C2 V2 के बराबर आ जाएगी. तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2. इसके करस्पॉन्डिंग हम V को कॉमन ले सकते हैं और वैल्यू बनेगी हमारे पास V इंटू C1 प्लस C2. ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, और यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के. इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट सर्किट है ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. सो इट विल मैच विद 1. अगर हम बात करें पे सेकंड सर्किट की तो हमारे पास जो सेकंड सर्किट है इसमें सबसे पहले हमने जो चार्ज है उसको कंसीडर करना है C1 के अक्रॉस और C2 के अक्रॉस. बाद में हमने यहाँ पे जैसे ही स्विच K को यहाँ पे या की को क्लोज कर दिया उसके बाद यहाँ पे दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी गिवन एज V के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होगा कि C1 और C2 के अक्रॉस हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा. तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट चार्ज पहले Q1 था और यहाँ पे Q2 था. जैसे हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो जो चार्ज रहेगा हमारे पास वो कंजर्व रहेगा. तो वी कैन से जो हमारे पास फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज विल बी गिवन एज Q1 प्लस Q2 के बराबर. और यहाँ पे जो फर्स्ट केस है जब हमने यहाँ पे की को ओपन किया था उस केस में Q1 की जो वैल्यू है Q इक्वल्स गिवन एज C इंटू V के बराबर. तो ये आ जाएगा C1 V1, और Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी C2 V2 के बराबर. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी Q की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल है हमारे पास वो V के बराबर है.
यानी V की वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। और Q1 क्योंकि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी पैरेलल में C1 प्लस C2 के बराबर। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ये सेम है, तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे इट विल मैच विथ सेकेंड वन। तो हमारे पास जो ए है एक तो ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा, दूसरा ये हमारे पास सेकंड के साथ मैच करेगा। अगर हम थर्ड के साथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल बन रहा है दैट विल बी V माइनस V1 और V1 माइनस V2। तो जो कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट में देखा था उसके जस्ट अपोजिट, या हम कह सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सब हमें सेम नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट के साथ मैच नहीं करेगा। इसी तरीके से हम फोर्थ और फिफ्थ को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो C2 और C1 की पोजीशन है ये डिफरेंट है, यानी जैसे यहाँ पे C1 V1 आया इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे C2 V2 आ जाएगा प्लस C1 V1, और इस पर यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो मैच नहीं करेगा फर्स्ट के साथ, यानी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा C2 V1 प्लस C1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो इसके साथ भी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो मैच नहीं करेगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 ये यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के। ये तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज रहेगा वो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन सीरीज में होने की वजह से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर देखने को नहीं मिलेगा। सो वी कैन से हमारे पास जो फोर्थ है दैट विल ऑल्सो नॉट मैच विद 1, वो हमारे पास A के साथ मैच नहीं करेगा। तो A जो हमारे पास है दैट विल मैच विद 1 एंड 2 ओनली। अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे एक ही केस में चेंज हो सकती है जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाकी केसेस में देखेंगे तो कोई भी हमारे पास दो केसेस नहीं बन रहे हैं जिसमें हम चेंज इन एनर्जी निकालें। चेंज इन एनर्जी तभी होगी जब हम उस पूरी सर्किट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले स्विच को ऑन किया फिर ऑफ किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्किट को यहाँ पे ऑन किया था, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन होगी, इनिशियल जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का स्टोर होगा दैट विल बी गिवन एज हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड केस की, तो सेकंड केस में यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं। ये आ गया C1, ये आ गया V, ये आ गया C2 और ये आ गया V के बराबर। अब हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी दैट इज गिवन एज हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर का मतलब ये हो गया यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस बनेगा वो, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो सेकंड केस में जैसे हमने कॉमन पोटेंशियल पहले निकाला था, फर्स्ट केस में निकाला था हमने C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा, और C इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी हाफ C इक्विवेलेंट यानी C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ हाफ C इंटू V का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इस केस में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर से C1 प्लस C2 का एक जो टर्म है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी गिवन एज हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नाउ इस केस में अगर हम इसको एक्सपेंड करें या फिर हम सीधे यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने से हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है हम देखेंगे उसके साथ ये वैल्यू मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से दिस विल बी गिवन एज इनिशियल हमारे पास जो एनर्जी थी दैट वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो इनिशियल हमारे पास कंडीशन थी, माइनस जो फाइनल कंडीशन थी अगर हम उसकी बात करें दिस इज गिवन एज हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे
जो हाफ है इसको तो हम कॉमन ले लेंगे, और अगर हमने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया तो जो एक्सप्रेशन बनेगा दिस विल बी C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस ये बनेगा हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के बराबर। नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो C1 प्लस C2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वी कैन से दिस विल बी गिवन है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से ये दो टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, अगर हम इनको यहाँ पे C1 C2 कॉमन लेके सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम गिवन एक्सप्रेशन को देखें तो दिस विल मैच विथ सेकंड। हम इसको बाकी के साथ यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था चेंज इन एनर्जी तभी होगी जब हम यहाँ पे सर्किटरी में कोई चेंज करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे जो भी कंडीशन अज्यूम की है वो इस तरीके से अज्यूम किया कि कोई भी सर्किट में हम चेंज लेके नहीं आ रहे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो C है इसको देखें तो दिस इज गिवन एज V माइनस V1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल V2 माइनस V डिवाइडेड बाई C1। अब हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे पहले फर्स्ट के साथ, तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरीज में कनेक्शन है तो जो चार्ज होगा ये तो हमारे पास सेम होगा, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V क्यों इक्वल CV होता है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद C1, और इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे V माइनस V2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विद C2 के। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा V1 माइनस V डिवाइडेड बाय C2 इक्वल्स V माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 के। अगर हम यहाँ पे मैच करें तो यहाँ पे दे रखा है V माइनस V1 और यहाँ पे देखा V2 माइनस V, तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके नेगेटिव साइन को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा V माइनस V1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स V2 माइनस V डिवाइडेड बाई C1 के। तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा V माइनस V1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स V2 माइनस V डिवाइडेड बाई C1, दिस विल मैच विथ 1। ये तो फर्स्ट के साथ मैच करेगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हमने फर्स्ट केस में फाइंड आउट की थी यहाँ पे A के लिए, वही हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे मैच करें तो जो पोटेंशियल आएगा हमारे पास वो तो सेम आएगा, यानी ये दोनों हमारे पास यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो V की वैल्यू आएगी V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। हमें एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है ताकि हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर पाए। अब यहाँ पे V को हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 के बराबर। यहाँ पे क्योंकि जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन है, जी हम फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे सर्किटरी थी जब हमने स्विच को ऑन कर रखा था उससे फाइंड आउट कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 के बराबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो C1 वाले टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये आ जाएगा C1 V माइनस C1 V1 और ये आ जाएगा C2 V2 माइनस C2 V के बराबर। यहाँ से हम C1 को कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा V माइनस V1 मल्टीप्लाइड विद C1 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे C2 कॉमन, तो ये बन जाएगा V2 माइनस V के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई V माइनस V1 डिवाइडेड बाई
C2 इक्वल्स V2 माइनस V डिवाइडेड बाय C1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये सेकंड के साथ भी मैच करेगा। अगर हम थर्ड के साथ देखें, C का जो कनेक्शन है तो ये बनेगा V माइनस V1 मल्टीप्लाइड विद C1 और ये बनेगा हमारे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विद C2 के। तो ये एक्सप्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पे C के साथ मैच नहीं करेगा। हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारे पास V माइनस V1 मल्टीप्लाइड विद C1 के और ये बनेगा V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड विद C2 के। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास V का एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसके साथ ये मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास जो कनेक्शन दे रखा है वो सीरीज में दे रखा है और V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो V के बराबर है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, V1 माइनस V2 की जो वैल्यू है वो V के बराबर है और साथ में जो C की वैल्यू है या C इक्विवेलेंट की वैल्यू है सीरीज में है, तो ये बन जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के। जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में वो हमारे पास Q इक्वल्स Q डैश के बराबर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं Q डैश की वैल्यू को कंसिडर करूँ तो Q मतलब हमने फर्स्ट जो हमारे पास कैपेसिटर है इसमें मैंने चार्ज मान लिया Q है और ये Q डैश के बराबर है, दोनों की वैल्यू भले ही सेम होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो जो V1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव V के बराबर है और जो V2 की वैल्यू है वो नेगेटिव V के बराबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो केवल हमारे पास एक ही प्लेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, यानी जो हमारे पास यहाँ पे मिड का पॉइंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे V1 और V2 के टर्म में नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है C में दे रखा उसके साथ ये वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास दे रखी है वैल्यू उससे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट केस है उसमें यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज है, ये C2 है और ये C1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट के साथ अगर मैच कर गया तो वो यहाँ पे फिफ्थ के साथ मैच नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि C1 और C2 की जो पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। सो वी कैन से जो C है हमारे पास वो फर्स्ट और केवल यहाँ पे सेकंड के साथ ही मैच कर रहा है। तो C विल मैच विद फर्स्ट एंड सेकंड। लास्ट अगर हम देखें तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ C1 V माइनस V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 माइनस V का होल स्क्वायर। तो जितने भी हमारे पास सर्किटरी दे रखी है अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो C2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले केस में V1 माइनस V है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन दे रखा है और सीरीज में कनेक्शन देने की वजह से हम देख सकते हैं V1 और V का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेम पोटेंशियल पे है। तो दो हमारे पास यहाँ पे जो D है उसका जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई कैपेसिटर होना चाहिए था जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, लेकिन V1 और V का जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेम पोटेंशियल पे है। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड है अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल है V माइनस V1 के बराबर है और यहाँ पे अगर मैं सेकंड के साथ देखूं तो ये V2 माइनस V1 के बराबर है। तो यहाँ पे जबकि C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V के बराबर होना चाहिए, तो ये भी इसके साथ मैच नहीं करेगा। नाउ अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो D में टोटल एनर्जी पूछी गई है, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी फर्स्ट और सेकंड केस के टर्म में, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल पहले था वो V1 के बराबर था और यहाँ पे जाके पोटेंशियल V के बराबर आ गया। यानी हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा इस पर्टिकुलर केस में वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो फाइनल एनर्जी है और इनिशियल एनर्जी है उसको तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल एनर्जी के केस में ये दोनों हमारे पास पैरेलल में आ जाएंगे और जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विद V, जो हमारे पास यहाँ पे दोनों को पैरेलल कनेक्शन करने के बाद जो पोटेंशियल बना था दैट वाज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। वहां से हमारे पास जो टोटल एनर्जी है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो सेपरेटली हमें दे रखी है, तो वी कैन से हमारे पास जो D है वो सेकंड के साथ भी मैच नहीं करेगा। लास्ट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फर्स्ट है अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मैच करूं तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V1 के बराबर, यहाँ पे V दे रखा है, ये हमारे पास आ गया C2, ये आ गया C1 और यहाँ पे आ गया V2। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी आएगी C1 के अक्रॉस दैट विल बी गिवन एज हाफ CV स्क्वायर। तो जो V स्क्वायर होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस V1 के करस्पॉन्डिंग और जो दूसरा कैपेसिटर है उसमें जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी V माइनस V2 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी आएगी यहाँ पे V2 माइनस V का होल स्क्वायर दे रखा है,
भले हम इसको v2 माइनस v का होल स्क्वायर करें या v माइनस v2 का होल स्क्वायर करें, टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाली है। सो वी कैन से हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल मैच विद ओनली फर्स्ट, ये हमारे केवल फर्स्ट के साथ मैच करेगा। सो ए विल मैच विद फर्स्ट एंड सेकंड, बी विल मैच विद सेकंड, सी विल मैच विद फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी विल मैच विद फर्स्ट वन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।